जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं अतहर मिर्जा आप सभी के लिए आज एक नए टॉपिक पर बात करने आया हूं। 3 अगस्त को प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम है, जिसमें भारत का भूगोल टॉपिक भी शामिल है आपका। तो आज मैं 50 एमसीक्यू भारत के भूगोल से संबंधित लेकर आया हूं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के आसपास सवाल उससे बन जाए, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक में 60 क्वेश्चन तो आने हैं साइंस बेस से और 40 क्वेश्चन आने हैं छत्तीसगढ़ और भारत के भूगोल को मिलाकर। तो जिसमें छत्तीसगढ़ का टॉपिक ज्यादा है, भारत का भूगोल का टॉपिक जो है वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए। वो 10 क्वेश्चन जो है आज के 50 क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आ जाए। दूसरी चीज कि जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो टॉपिक्स है उसका मैंने एमसीक्यू पहले ही चला चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हमारे उस एमसीक्यू को देख लीजिए, तो आपकी छत्तीसगढ़ की भी तैयारी हो जाएगी। एक जानकारी आपको शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती 2025 बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो कल से यानी कि 1 अगस्त से शाम 5 से 8 बजे हमारे इस एड्रेस पर आ जाए और यहाँ पर ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया होगा, और नंबर में कॉल करके आप ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेना चाहो तो ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है हमारा, भारत के भूगोल टॉपिक है हमारा, और उससे संबंधित जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आबकारी में एक सवाल आया था इस तरह का, इससे पहले भी 1-2 सवाल जो है एग्जाम्स में व्यापम पूछा हुआ है। कथन और कारण से संबंधित सवाल वो बना रहा है, 1-2 क्वेश्चंस आ ही जा रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित हैं। जैसे कथन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क की प्रचुरता है। बच्चे को पता है भाई बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है, कथन एकदम सही है। कारण क्या कहता है, बस्तर क्षेत्र में धारवाड़ युग की चट्टानों का विस्तार है, ये भी एकदम सही। धारवाड़ चट्टानों में ही क्या मिलते हैं, आपकी लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें कहा गया है, कथन कहता है कि उड़ीसा राज्य भारत का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, पहला। कारण कहता है बॉक्साइट का निर्माण लेटेराइट मृदा से होता है जो उड़ीसा में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनमें कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और तथा ए आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। इसको समझिए थोड़ा सा। उड़ीसा जो है भारत का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा, बॉक्साइट की प्राप्ति जो होती है वो किससे होती है, दक्कन ट्रैप से होती है। किससे होती है, दक्कन ट्रैप चट्टान से होती है। और ये जो दक्कन ट्रैप चट्टान है ये लेटेराइट चट्टान भी कहलाता है। लेटेराइट या इसी को क्या कहते हैं, लमेटा भी कह देते हैं, इस चट्टान से बनती है। और जो आपका लेटेराइट चट्टान है या लेटेराइट मिट्टी है, यहाँ पर किसके बारे में दिया हुआ है, मृदा के बारे में दिया हुआ है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है, ठीक। सॉरी, जो लेटेराइट चट्टान है, लेटेराइट मिट्टी है, वो आपके दक्कन ट्रैप के अपरदन से निर्मित होता है और दक्कन ट्रैप में लेटेराइट मिट्टियां पाई जाती है। इस कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। कथन कहता है कि राजस्थान में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। कारण कहता है राजस्थान क्षेत्र में ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता है। इसमें से क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ए और आर सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। कैसे नहीं करता समझिएगा। राजस्थान में तांबे के भंडार पाए जाते हैं, ये तो सही है, लेकिन तांबा मिलता किस में है, तांबा मिलता है धारवाड़ युगीन चट्टानों में। किसमें मिलता है, धारवाड़। जबकि दूसरा कथन क्या बोल रहा है भाई, कारण क्या बोल रहा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता है। तो हाँ, राजस्थान में ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें पाई तो जाती है, लेकिन जो कथन कह रहा है उस कथन को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए जो है कारण आर क्या हो जाएगा आपका, सही तो है लेकिन वो सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याख्या इसकी सही नहीं करता। तो इस प्रकार के सवाल बन रहे हैं अभी व्यापम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या, नाइट्रोजन पाई जाती है। लगभग 78% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 22 से 23% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाई। अब भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें बहने वाली जो नदियां हैं, इस तरफ आने वाली जो नदियां हैं उसको उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना है। जैसे कावेरी है,
महानदी है, गोदावरी है, गंगा है और कृष्णा है। इसमें सबसे पहली अगर जो नदी आएगी वो गंगा नदी आएगी। ये हिमालय से निकलती है और इस तरीके से बहते हुए जाकर यहाँ पर मिलती है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो दूसरा कहीं पे दिख रहा है क्या? दूसरा दो ठो में दिख रहा है। गंगा के बाद अगर आप देखोगे तो तीसरे नंबर पे आपको क्या दिख रही है? महानदी। तीसरे नंबर पे महानदी, यहाँ छत्तीसगढ़ से बहती है भाई, यहाँ से बहते हुए महानदी यहाँ पर आ जाएगी। ये कौन सी नदी है? महानदी। ठीक है, 2 3। फिर इसके बाद हमको देखना है अगला, महानदी के बाद हमको दिखेगा क्या? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। तो 5 कौन सा है भाई? 5 यहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से और आंध्र प्रदेश में जाकर जो है मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद कृष्णा आएगी, इस तरीके से महाराष्ट्र से निकलती है और जाकर बंगाल खाड़ी मिल जाती है और यहाँ पर आ जाएगी कावेरी नदी। ये है आपकी कावेरी। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। तो गोदावरी 5वें नंबर पे है, गोदावरी के बाद कौन सी है भाई? कृष्णा 4थे नंबर पे है और कृष्णा के बाद है आपका क्या? कावेरी 1 नंबर पे है। मतलब 2 3 5 4 1 कहीं पे दिख रहा है? 2 3 5 4 1, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नदियों से इसी प्रकार के सवाल हाल फिलहाल में बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है नाथुला, शिपकीला, बोमडीला और जोजिला क्या है? सागर है, नदी है, झील है, दर्रे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रे है। सब के सब क्या है? दर्रे है। अब कौन कहां कहां है ध्यान दीजिएगा। नाथुला कहां है? सिक्किम में। शिपकीला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। और जोजिला कहां है? जोजिला है आपका लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। इसके बाद अगला सवाल, रंगनथिट्टू और भरतपुर का संबंध खालिस्तान से है। रंगनथिट्टू और भरतपुर का संबंध खालिस्तान से है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है क्या, पक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका सही आंसर? हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, रंगनथिट्टू कर्नाटक में है और भरतपुर, इसी को भरतपुर को केवलादेव, यहाँ पर याद रखना, केवलादेव या घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ है? राजस्थान में है पक्षी अभ्यारण्य। एक सबसे प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है आपका सलीम अली पक्षी विहार। क्या नाम है भाई? सलीम अली पक्षी विहार। ये कहाँ है? तो ये गोवा में है, ध्यान रखेंगे। और सलीम अली जी जो है वो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, 8वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है क्रांति और दूसरी तरफ दिया हुआ है किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध है किससे? कृषि से। कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन इससे संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन। और गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे? मांस उत्पादन से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। कहीं दिख रहा है 3 4 1 2? इसमें दिख ही नहीं रहा है। हरित क्रांति कृषि, ये गलत है शायद। हाँ, ये सही नहीं है। ए का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 2। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के प्रणेता कौन है पूछे तो बताइएगा। भारत में एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? एमएस स्वामीनाथन, ये है। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा, हरित क्रांति के जनक कौन? श्वेत क्रांति के प्रणेता भारत में कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है भाई? वर्गीस कुरियन। ये श्वेत क्रांति के क्या है? प्रणेता है। ठीक है, चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 9वें नंबर का सवाल, दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार जमाइए। अब ये सवाल उसी से बनता जो भारत में वर्षा के वितरण और मानसून से संबंधित प्रमुख जानकारियों को अगर जानता है। थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा, यहाँ पर ज्यादा लंबा तो नहीं चलूंगा, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं क्या होती है, यहाँ से प्रवेश करती है मई के अंत में, मतलब इसको जून मान लो, तो जून में जब ये प्रवेश करती है तो मानसून का आगमन यहाँ पे होता है जून में। और जब ये वापस जाएंगी तो कब तक वापस जाएंगी भाई? नवंबर दिसंबर तक क्या होंगी? ये वापस जाएंगी। तो मानसून का जो आगमन जून में हुआ है वो वापस कब हुआ? नवंबर में। मतलब कि मानसून की अवधि सबसे ज्यादा कहां पे हुई? इस क्षेत्र में होगी। ठीक है, वहीं अगर जब ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा ऊपर की ओर जाएगी हिमालय की ओर, तो ये जुलाई अगस्त तक पहुंचती है ऊपर की ओर। तो जब जुलाई अगस्त तक पहुंचती है तो सितंबर तक वो रिटर्न भी हो जाती है। तो मानसून की सबसे कम अवधि किस क्षेत्र में होगी? इन क्षेत्र में, क्योंकि काफी कम दिन तक रुकी है फिर लौट गई है। उसी प्रकार से इस तरीके से जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जाती है तो सबसे पहले कहां पहुंचती है? ये
ये पूर्वोत्तर भारत में पहुंचती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है उसमें एक जगह दिख रहा है शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। अब जब यहाँ पे पहुंची है, कब पहुंच गई भाई? जून के महीने में यहाँ पे पहुंच गई। तो यहाँ से वापस कब होगी? उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून कहते हैं ना, वो वापस होती है नवंबर और दिसंबर में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे ज्यादा अवधि तक मानसून इसी में है, पूर्वोत्तर भारत में। और पूर्वोत्तर भारत में क्या आता है? शिलोंग। तो आपको अगर सिर्फ इतना आप जज कर लेते तो यहां से आपका आंसर निकल कर आ जाता। शिलोंग में सबसे ज्यादा अवधि तक, दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा अवधि तक शिलोंग में, और सबसे कम अवधि तक कहां? जैसलमेर में। शिलोंग के बाद कहां है? मुंबई में। ये पश्चिमी तट पर है भाई, तो यहां पर थोड़ा सा मध्यम अवधि तक ठहरेगी। फिर उसके बाद कहां दिया हुआ है? चेन्नई में दिया हुआ है। चेन्नई जो है आपका यहां पर है चेन्नई, और यहां पर ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा, या जो मानसून प्रवेश करती है उससे वर्षा बहुत कम होती है। यहां पर जो सर्वाधिक बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से होती है। ध्यान रखेंगे, भारत में लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बारिश किस क्षेत्र में होती है पूछे तो तमिलनाडु राज्य में होती है, चेन्नई वाले क्षेत्र में होती है। और दिसंबर के महीने में ये बारिश होती है, नवंबर दिसंबर, और यहाँ पर बाढ़ भी आ जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। तो इस क्रम में आप जमा लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इस तरह का सवाल अगर फिर से बनते हैं तो वो चीजें आपसे बननी चाहिए। नेक्स्ट है, भौगोलिक रूप से भारत एक खालिस्तान है, प्रायद्वीप है, द्वीप है, महाद्वीप है, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा भाई? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहने का मतलब आप भारत के मैप से ही समझ जाइएगा कि आपको भारत के दोनों तरफ, इवन तीनों तरफ, आपको क्या दिख रहे हैं भाई? जलीय क्षेत्र दिख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में। यहां पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहां पे क्या है? अरब सागर। यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरबियन सी, और यहाँ पर है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर। जो प्रायद्वीप होता है, इधर तो पूरा आपका पाकिस्तान वाला एरिया, इधर आपका म्यांमार और उधर चाइना वाइना वाला एरिया हो जाएगा। तो जो प्रायद्वीप होता है, वो प्रायद्वीप की परिभाषा ये होता है कि तीन ओर किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। देखो भारत एक तरफ इधर, दूसरी तरफ इधर, और तीसरी तरफ इधर, तीन ओर किससे घिरा है? जल से। और एक तरफ किससे घिरा है? स्थल से। तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। द्वीप क्या होता है भाई? जो चारों तरफ जल से घिरा हो। ये द्वीप है, इधर चारों तरफ इसके क्या है? जल है, तो वो द्वीप हो जाएगा। महाद्वीप क्या हो? जो एक तरफ जल से घिरा हो और तीन तरफ किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, वो क्या कहलाएगा? आपका महाद्वीप कहलाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 11वां नंबर का सवाल है, कहा गया है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। कथन कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। कारण कहता है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है। देखिए नाम ही स्पष्ट है इसका, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज में अगर आप देखोगे तो जो चार प्रमुख महानगर है, जैसे एक यहाँ पर दिल्ली है, एक यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर क्या है? चेन्नई है, और यहाँ पर क्या है? कलकत्ता है। यहाँ पे कलकत्ता। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो किस तरीके से दिख रहा है? चतुर्भुज की तरह से। और चारों महानगरों में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन निरंतर जो है जुड़ने वाली सड़कों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर पता चल जा रहा है कि ए और आर सत्य है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि यहाँ नाम से स्पष्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको जोड़ता भी है और ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है, इसलिए ही इसका नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला सवाल है, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है? यहां पर दिख रहा है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने, टॉर्नेडो, चक्रवात और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने। सभी को पता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से क्या होती है? भारत में वर्षा होती है। एक चीज जान लीजिएगा कि जो मानसूनी पवने होती है वो एक प्रकार की आवर्ती पवने होती है। आवर्ती पवने कैसी पवने होती है? आवर्ती पवने होती है जो ऋतु परिवर्तन के अनुरूप अपनी दिशा में परिवर्तन करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। लौटता हुआ मानसून। और इस उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, जिसको उस तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल तट पर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से महीने में होगा? नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। जो मानसून जून के महीने में भारत में प्रवेश किया है वो हिमालय से टकराकर नवंबर दिसंबर तक क्या होता है? रिटर्न होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी? इसको हमने देख चुका है। भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की दिशा क्रम में रखें। भारत के बंदरगाहों को, ये सवाल अभी आबकारी आरक्षक में पूछा गया था। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये जो कांधला लिखा है ना, ये एक्चुअल में इसका जो नाम है वो कांडला है। क्या है? कांडला। और ये है कहाँ? गुजरात में।
कहाँ है? गुजरात। मार्मू गोवा नाम से स्पष्ट है, मार्मू गांव, गांव गोवा, उसी से याद रखना क्या, गोवा। कहाँ है ये? गोवा। मुंबई, मुंबई तो कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है। और कोचीन कहाँ है? कोचीन है केरल में। कोचीन कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको अगर आप जमाओगे तो सबसे उत्तर से दक्षिण क्रम में ना, तो कांडला सबसे पहले आएगा, फिर 1 नंबर पे मुंबई है, तीसरे नंबर पे गोवा है, और सॉरी दूसरे नंबर पे मार्मू गांव है, और चौथे नंबर पे क्या है? कोचीन है। तो 3 1 2 4 इसका आंसर दिख रहा है, 3 1 2 4, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आबकारी के सवाल है, हो सकता है और सवाल रिपीट कर दिया, इससे संबंधित चीजें दे दे। 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। एक है नावा शेवा, नावा शेवा बंदरगाह, या इसी को क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का अत्याधुनिक बंदरगाह माना जाता है। ये कहाँ है? मुंबई में है। इसके अलावा एक और बंदरगाह है, बंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है भाई? बंबई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह भी कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, सबसे बड़ा। ठीक है, साथ में याद रखिएगा, गोवा में तो हो गया मार्मू गोवा। कर्नाटक में याद रखना न्यू मंगलोर। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। जैसे ही नीचे केरल आओगे, केरल में आपको मिलेगा कोचीन कालीकट बंदरगाह, जो पुराना नाम है, अभी कोझिकोड नाम हो गया है। ठीक है, कोचीन में है। और तमिलनाडु में याद रखिएगा, तमिलनाडु में एक है एन्नोर बंदरगाह, एक है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन, और एक है चेन्नई बंदरगाह या मद्रास बंदरगाह। नया नाम क्या है? चेन्नई बंदरगाह, ये है। वहीं आंध्र प्रदेश में जब आप जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। उड़ीसा में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पारादीप बंदरगाह, और एक मिलेगा आपका कोलकाता या कलकत्ता बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम के बारे में याद रखोगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इनको क्रम से भी आप जमा लीजिएगा, उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर, जैसा भी सवाल पूछे बना लीजिएगा। अगला सवाल है, ये भी आपके आबकारी आरक्षक में पूछा गया है। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। कथन कहता है, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज और गार्नेट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, पूर्व कैम्ब्रियन युग मतलब कि आपके आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और आर्कियन धारवाड़ में गार्नेट और क्वार्ट्ज चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज तथा गार्नेट चट्टानों में मैग्नीज प्राप्त होता है। जहां पर धारवाड़ मिलेगा वहां पर मैग्नीज बिल्कुल ही मिलेगा, और क्वार्ट्ज के रूप में मिला है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही व्याख्या भी करता है और दोनों सत्य भी है। ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, जोधपुर में है, भोपाल में, जयपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। ठीक, यहां पर नागपुर दिख रहा है। नागपुर मतलब एक संस्था है नीरी। नीरी का मुख्यालय है कहां पे? नागपुर में। नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहां है? नागपुर में है। दूसरा, नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर कहां? जोधपुर तो बता दिया। भोपाल, भोपाल में चीजें याद रखिएगा। भोपाल में क्या है भाई हमारे यहाँ? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये कहां है? भोपाल में है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा जयपुर। जयपुर में याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह केंद्रीय विपणन संस्थान है। जयपुर में क्या है? चौधरी चरण सिंह केंद्रीय विपणन संस्थान। ध्यान रखेंगे, आप जब कृषि वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कृषि में बहुत सारे अनुसंधान और संस्थान दिए हुए हैं, कौन कहां कहां पर है। जैसे चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां है? कटक में है। आलू कहां है? शिमला में है। तंबाकू कहां है? राजमुंदरी में है, शायद आंध्र प्रदेश में। ऐसे करके चीजें दी हुई है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्न में से असत्य है। कौन सा असत्य है? बिहू नृत्य असम में चलता है, बिल्कुल सही। चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में चलता है, बिल्कुल सही। चौरके नृत्य उड़ीसा में नहीं होता भाई। मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में चलता है, ये बिल्कुल सही। कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक भी ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौरकेन नृत्य, जो कि असत्य है। अगला सवाल है, भारत की कौन सी सीमा रेखा
शून्य रेखा कहलाती है। सबसे पहले तो शून्य रेखा आप ये समझ लो कि किन्हीं भी दो देशों के बीच जो सीमा रेखा होती है ना, उसमें नो मैंस लैंड नहीं होता। मतलब कि दो देशों की सीमा रेखा के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, लेकिन ऐसी सीमा रेखा जिसमें कोई भी गैप ना हो, जहां सेना जो है आमने सामने होते हैं, तार वगैरह से भी जो है उसको नहीं घेरा जाता, केवल एक लाइन खींच दी जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शून्य रेखा कहते हैं। भारत में जो शून्य रेखा है वो आपके नागालैंड और म्यांमार की सीमा है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा है। ये दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे आपको। लेकिन अगर इनमें से आपको चयन करना होगा तो आप सी को चयन करेंगे, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा। यहां पर भारत और बांग्लादेश के जो सैनिक है वो आमने सामने रहते हैं, बिना किसी गैप के। ऐसे क्षेत्रों में टकराव की संभावना जो है बढ़ जाती है। 19वां सवाल है, द्वीप से संबंधित है। कुछ प्रमुख द्वीप है जैसे कि कच्चा तीवी द्वीप, गंगा सागर, बैरन द्वीप और व्हीलर द्वीप। कौन कहां कहां है आपको बताना है। कच्चा तीवू आपका मिलेगा पाक जल डमरू। पाक जल डमरू कहां है भाई? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, वहां पर है कच्चा तीवू द्वीप। गंगा सागर द्वीप है आपके बंगाल की खाड़ी में, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है गंगा सागर द्वीप। बैरन द्वीप है आपका कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है, जहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप में। और व्हीलर द्वीप है आपका कहां? उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, जिसका वर्तमान नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है। व्हीलर द्वीप कहां? उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। कहीं भी दिख रहा है? 3, 4, 1, 2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज अयस्क। पहला, धनबाद यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, लौह अयस्क की प्राप्ति बैलाडीला छत्तीसगढ़ से होती है, ये तो सही लग ही रहा है जी। तीसरा, कोयला की प्राप्ति दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होती है, ये भी एकदम सही लग रहा है। लेकिन धनबाद के संदर्भ में आप क्या हो? कंफ्यूज हो। तो आपसे पूछा क्या है? भारत में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज, कौन सा कथन असत्य है? तो आपको दिख गया आंसर 1। धनबाद जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध नहीं है, धनबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। ठीक है, धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा, एक खदान है जिसका नाम है जादूगोड़ा खान, झारखंड में है जादूगोड़ा। ये प्रसिद्ध है आपके किसके लिए? यूरेनियम के लिए। भारत में यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? थोरियम। अगर परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज की आप बात करोगे, परमाणविक खनिज या आणविक खनिज, तो थोरियम भारत में सर्वाधिक मात्रा में है, यूरेनियम बहुत कम मात्रा में। थोरियम से क्या बनाएंगे? यूरेनियम। और थोरियम कहाँ मिलता है? तो केरल के बालू में, मोनाजाइट बालू, यहां पर आपको क्या मिलते हैं? थोरियम मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल 21 नंबर का सवाल है। यहां पर जो आपका प्री मानसून बारिश जो होता है, मानसून पूर्व वर्षा, मई के लास्ट में जो होता है ना, उसी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनरली ये जो लू है, लू की वजह से ही क्या होती है? बारिश होती है। उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नार्वेस्टर कहाँ कहते हैं? बिहार में। काल वैशाखी कहाँ कहते हैं? पश्चिम बंगाल। नार्वेस्टर जो है पूर्वोत्तर भारत में भी कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहलाता है कहाँ? कर्नाटक में। और बोडो चिल्ला कहलाता है कहाँ? असम में कहलाता है। तो 1, 2, 3, 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में तालाब में सर्वाधिक सिंचाई किन राज्य में की जाती है? सीधा सीधा उत्तर है तमिलनाडु। कौन से राज्य में होती है सर्वाधिक सिंचाई? तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैविक कृषि के लिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस नदी के दोनों किनारों को एक जैविक गलियारा बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी के दोनों किनारों को जो है जैविक गलियारा के रूप में विकसित किया जाने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? क्या पूछा है? विश्व की दूसरी सर्वाधिक। तो पहली कौन सी है? सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी है? यहां पर दिए गए ऑप्शन में दूसरी देखोगे तो आपको मिल जाएगा कंचनजंगा, सॉरी गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसे K2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? K2। 8611 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। K2 गॉडविन ऑस्टिन कौन से पर्वत में है पूछे? तो पहले तो ये बताना ये किसके अंतर्गत आएगा? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा। ट्रांस हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत शामिल है, तो हमारा ही हिस्सा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो गॉडविन ऑस्टिन ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंचनजंगा को ही आंसर लिया जाता है। 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ है ये? सिक्किम में है। कहाँ है?
सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ चीजें हैं जो हिमालय से संबंधित बता देता हूँ। टीवीएमएस, टीवीएस गाड़ी चलाते हैं ना, उसी से याद रखना टीवीएमएस। टी से है ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का उत्तर से दक्षिण क्रम है। वी से है वृहद हिमालय, एम से है मध्य हिमालय या इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, और एस से है शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय, नवीन हिमालय भी कहा जाता है। सबसे कम ऊंचाई इसकी है, सबसे अधिक ऊंचा है वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो आपका भारत में ही नहीं बल्कि आपके चाइना अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो जो ट्रांस हिमालय है इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी आती है, एक है काराकोरम, एक है जास्कर, एक है लद्दाख। ये तीनों भारत में फैला हुआ है। एक और याद रख लेना, कैलाश, जो कि कहाँ है, आपके चीन में है। तो ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं किसमें, आपके ट्रांस हिमालय में। वृहद हिमालय में प्रमुख चोटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चोटियां, जिसमें सबसे प्रमुख चोटी है माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कंचनजंगा दिख रहा है आपको, धौलागिरी दिख रहा है जो कि नेपाल में है, गॉडविन ऑस्टिन तो ट्रांस में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, नंदा देवी दिख रहा है उत्तराखंड में है, कामेट जो है उत्तराखंड में है, त्रिशूल जो है उत्तराखंड में है, ठीक है, केदारनाथ उत्तराखंड में, ये सब प्रमुख चोटियां है। मकालू है, ये सब किस में आएंगे, आपके वृहद हिमालय में। मध्य हिमालय में 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को याद रखेंगे। एक सबसे पहला है पीर पंजाल, जीव के जंजाल, ठीक, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा याद रखना धौलाधर, दूसरा क्या याद रखोगे, धौलाधर, ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और धौलाधर में ही आपका शिमला है। क्या है, शिमला। एक है आपका मसूरी, मसूरी, मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में है। एक है आपका नागटीबा, नागटीबा कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। और एक है महाभारत श्रेणी। क्या है, महाभारत श्रेणी, ये महाभारत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में है। ये आपके हिमालय है भाई, शिवालिक में कोई खास श्रेणी है नहीं, शिवालिक खंडित रूप में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख पर्वत श्रेणी, वृहद हिमालय में सभी प्रमुख पर्वत चोटियां, सभी हिमालय में सबसे औसत अधिक ऊंचाई जो है वृहद हिमालय की है। मध्य हिमालय में ये प्रमुख चीजें हैं, ये प्रमुख क्या है, आपके पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहाँ मिलते हैं आपको, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय को ही क्या कहा जाता है, लघु हिमालय। 2 प्रमुख घाटी है आपका, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, और एक है आपका जो शिमला वाला जो घाटी है, वो सब किसमें मिलेंगे, आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत शामिल। नेक्स्ट अगला सवाल, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कर्नाटक, इलायची की पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी कहते हैं ना, उड़ीसा, मलयगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु जवादी पहाड़ी, आंध्र प्रदेश नल्ला मलाई की पहाड़ी। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। कर्नाटक में इलायची की पहाड़ी नहीं है, बल्कि कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ी कहाँ है, इलायची की पहाड़ी याद रखना केरल प्लस तमिलनाडु। कहाँ है, केरल प्लस तमिलनाडु में। अधिकांश भाग कहाँ फैला हुआ है, केरल में फैला हुआ है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है इलामल्लाई, जो कि केरल में है। कौन सी चोटी है, इलामल्लाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुड़ी, जो कि कौन सी पर्वत का हिस्सा है, अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है दोदा बेटा। और जो दोदा बेटा है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, नीलगिरी पर्वत की। कौन सी चोटी, दोदा बेटा, ये याद रखेंगे अच्छे से। यहां पर आंसर मिल गया हमको, उड़ीसा में मलयगिरी पहाड़ी है। महेंद्रगिरी पहाड़ी भी कहाँ है, उड़ीसा में है, ध्यान रखना महेंद्रगिरी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी है, इसी के साथ में याद रखना शिवराय पहाड़ी भी है। क्या है, शिवराय। तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, कौन सी जगह है, नवेली, जहां पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है, कहां पे, तमिलनाडु के नवेली में। आंध्र प्रदेश में आपका नल्लामलाई की पहाड़ी है, और इसी में याद रखना एक और पहाड़ी है जिसको कहते हैं विशाखापट्टनम की पहाड़ी, या अरुया कोंडा, सॉरी हाँ, अरुया कोंडा की पहाड़ी या विशाखापट्टनम की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है। उड़ीसा दिख रहा है कहीं पे, हाँ उड़ीसा दिख रहा है। उड़ीसा में एक और याद रखना गर्जहाट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गर्जहाट की पहाड़ी। तो इतनी सारी चीजें हैं, 50 एमसीक्यू में मैं 150-200 क्वेश्चन के लायक आपको चीजें बता रहा हूं। अच्छे से ध्यान देके एक बार 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत सारे सवाल यहां से बन जाएंगे। महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा का, विंध्यन का, पश्चिमी घाट का, कैमूर का। महादेव पहाड़ी भाग है किसका, सतपुड़ा पर्वत का। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, गुजरात
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग के पश्चिम में जो मैकल श्रेणी के रूप में विस्तृत है वो आपका सतपुड़ा पर्वत है। 3 भागों में बटा है सतपुड़ा पर्वत। एक हिस्सा कहलाता है राजपीपला की पहाड़ी, बीच वाला हिस्सा कहलाता है महादेव पहाड़ी और लास्ट वाला हिस्सा कहलाता है मैकल पहाड़ी। मैकल पहाड़ी, राजपीपला गुजरात में है, महादेव मध्य प्रदेश में है, मैकल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। जो महादेव पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। शायद गलत ना हो तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और याद रखना, इसी महादेव पहाड़ी में सबसे फेमस जगह है एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है पंचमढ़ी में। क्लियर है? तो ये जानकारी किससे रिलेटेड है? आपके महादेव पहाड़ी, जो कि किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और कुछ दिख रहेगा? विंध्यान। जो कैमूर पर्वत दिख रहे हैं ना, कैमूर पर्वत, यहां से भारतीय मानक समय रेखा IST रेखा होकर गुजरती है। बिहार झारखंड में स्थित है आपका कैमूर पर्वत। और जो विंध्यान पहाड़ी है, इसी का भाग है आपका क्या? कैमूर पर्वत। भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, ये पहाड़ियां फैली हुई है। पश्चिमी घाट दिख रहा है भाई। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सहयाद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत? सहयाद्री पर्वत। पश्चिमी घाट एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम की स्थिति सही क्रम बता दीजिए। देखिए, दर्रे जो होते हैं ना, सबको पता होगा कि प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं, उन रास्तों को बनाकर हम क्या करते हैं? नेशनल हाईवे के रूप में डेवलप करते हैं, वो दर्रे कहलाते हैं। अब पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं, उनको याद रखना। TBPS, कैसे याद रखोगे? TBPS, इस सीक्वेंस में याद रखना। उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है। T से क्या है आपका? थाल घाट। क्या है? थाल घाट। B से है आपका भोर घाट। क्या है? भोर घाट। P से है आपका पाल घाट और S से है आपका सिनकोट। सिनकोट या सिनकोट्टा। ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण क्रम में है। किसमें? पश्चिमी घाट में। थाल घाट की अगर आप बात करोगे तो ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में है। भोर घाट जो है ये भी किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में है। पाल घाट जो है कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोचीन से कोयम्बटूर कहाँ है पूछे तो बताना, केरला में है। और सिनकोट्टा जो है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई, इसको जोड़ता है। कहाँ है पूछे तो बताना, तमिलनाडु केरल दोनों राज्य में। तो इनका क्रम देख लो भाई, उत्तर से दक्षिण TBPS, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। कहीं दिख रहा है? थाल, भोर, पाल। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सा सही है? पूर्व से पश्चिम पूछा है, मतलब इधर से इधर, इसको बताना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक दर्रा दिख रहा होगा, क्या? जेलेपला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जेलेपला। जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। जेलेपला के बाद आपको नीति दिख रहा है। नीति, नीति कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीति कहाँ है? उत्तराखंड। शिपकिला दिख रहा है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये वाला। और जोजिला दिख रहा है। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, किस वर्ष को भारत में जनांकिकीय का विभाजन कहा जाता है? क्यों कहा जाता है समझिएगा, पहले आंसर जान लो। वर्ष 1921। इस वर्ष भारत में अब तक जितनी भी जनगणना हुई है, उस जनगणना में वर्ष 1921 का जो दशक है, उसमें भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। और लगभग 10 लाख की जनसंख्या में उस टाइम पे क्या आई थी भाई? कमी आई थी। इसलिए इसे भारत का जनांकिकी या जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा जाता है, वर्ष 1921 को। नेक्स्ट, अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है कहाँ? बिहार में। लगभग 11, 12, 1300 के आसपास जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, यही क्या है? जनसंख्या घनत्व है। अभी शायद इसका एग्जाम आबकारी के एग्जाम में पूछा था, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है पूछे तो क्या बताओगे? 382। छत्तीसगढ़ का कितना है पूछे तो 189, 2011 के अनुसार। तो भारत का 382 जबकि बिहार का 1300 से अधिक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार। सबसे कम कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम क्या है? जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दिए गए ऑप्शंस में बताइए, किस
संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी। यहाँ पर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किसका है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर लद्दाख होता ऑप्शन में, तो लद्दाख होता, तो लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग 1,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है। इसी के अलावा अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा पूछ दे, सबसे बड़ा तो यहाँ पे दिख रहा है, सबसे छोटा अगर पूछ दे तो बताएंगे क्या? लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप मात्र 36 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार जो यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? आपका लक्षद्वीप है। नेक्स्ट अगला सवाल, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है किससे? जीएमटी से। अगर आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो यहाँ पर है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और यहाँ पर है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को बोलते हैं जीएमटी। इन दोनों के बीच में 82.5 डिग्री का क्या है? गैप है देशांतर का, जो कि कितना घंटा निर्धारित करता है? 5.5 घंटा। जब भी आप घड़ी में टाइम सेट करोगे प्लस जीएमटी क्या होता है? 5.5 दिखाता है, तो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है अगला सवाल है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? दक्कन ट्रैप, कडप्पा, विंध्यन, आर्कियन। सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन। आर्कियन और धारवाड़ प्राचीनतम चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस एक पहाड़ी पर स्थित है? चेरापूंजी का नाम याद रखना भाई, भारत में नहीं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पर लगातार 6 महीने तक वर्षा होते रहता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी, कभी चेरापूंजी तो कभी मासिन राम, ये। और दोनों के दोनों कहाँ है? मेघालय राज्य में है। किस राज्य में? मेघालय। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ी है, उन्हीं पहाड़ी में स्थित है। तो किस पहाड़ी में स्थित है पूछे तो बताइएगा खासी पहाड़ी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी में स्थित है? खासी पहाड़ी में स्थित है आपका क्या? गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट है, सतपुड़ा तथा विंध्यन के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य कौन सी नदी बहती है? थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा मैप में आपको समझाने की। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है आपका सतपुड़ा पर्वत और ये है आपका क्या? विंध्यन पर्वत। यहाँ से निकलती नर्मदा नदी और ऐसे बहते हुए जाती। तो सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। कुछ 3-4 फैक्ट्स याद रखना। कहाँ से निकलती है नर्मदा? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दूसरा याद रखना कि जो नर्मदा है वो पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तीसरा याद रखना भ्रंश घाटी में बहती है, इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? रिफ्ट वैली बोल देते हैं भाई, रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका नर्मदा नदी है। और एक ताप्ती नदी भी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, और दामोदर नदी भी है। 3 नदियां आती हैं भ्रंश घाटी में। इस पे इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और याद रखना सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो है ये आपका कहां बनाया गया है? गुजरात में। कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। कमेंट करके बताइए, एक फेमस जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, वो कौन सा जलप्रपात है? जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां दी हुई है। तो नदी और उनकी सहायक नदियों को सुमेलित करना है भाई। जैसे कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता। ब्रह्मपुत्र की है तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। तो उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 2 1। कहीं पे दिख रहा है? 4 3 2 1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ जानकारी और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, उसको समझिएगा। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, तो यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदी? एक है केन और एक है बेतवा। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो और कौन कौन सी सहायक नदी है? इंद्रावती, उसके बाद याद रखना प्राणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और एक है माजरा। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की। तो तीस्ता के अलावा और कौन कौन सी सहायक नदी है? नोवा है, बराक है, धनसिरी है, धनसिरी, सुबनसिरी है, सुबनसिरी, मेघना है और दिहांग है। ये सभी की सभी आपकी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है लोहित, ये भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस भी है। ठीक है, बहुत सारी है।
भीमा, भीमा किसकी सहायक नदी भाई? कृष्णा नदी की सहायक नदी ना, कृष्णा। तो भीमा एक याद रखना, कोयना महाराष्ट्र में बहती है। और एक है कृष्णा, तुंगभद्रा, क्या है? तुंगभद्रा, ये हो गई। ठीक। और कौन कौन सी सहायक नदी है इसके अलावा? है पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। घाट प्रभा और माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये सभी की सभी क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। तो यहां से अगर सवाल बनता है तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, अगर आपने याद किया है तो। नेक्स्ट अगला सवाल है, 37 नंबर का सवाल है। किसके अनुसार लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या है? लिख देता हूं मैं सीधा सीधा। महानदी 858 किलोमीटर है, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबाई है, गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबाई है भाई। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, 1365 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 1365 ही है ना नर्मदा? हाँ ठीक है, 1365 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। अब इसको देख लो भाई, घटता हुआ क्रम। सबसे लंबी गोदावरी है 3, यहां पर दिख गया, 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल। राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह अयस्क एवं इस्पात कारखाना लगाया गया है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर। उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी। राउरकेला जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर संयंत्र लगाया गया है। याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें भारत में औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों पर बढ़ावा दिया गया था। तो इस समय 3 संयंत्र लगे। पहला लगा कहाँ पे? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में लगा, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से बना था। एक राउरकेला लगा, कहाँ पे लगा? राउरकेला आपके उड़ीसा में लगा, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना। और एक है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है भाई? आपका पश्चिम बंगाल में है। ये ब्रिटेन के सहयोग से बना। किसके सहयोग से? ब्रिटेन। एक और याद रखना, बोकारो, बोकारो झारखंड में, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनी है, झारखंड में बोकारो। और ये रूस या सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित है। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां साक्षरता प्रतिशत अधिकतम? बहुत लोग दिल्ली आ रहा होगा, लेकिन नहीं, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षर आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे कम पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो बताइएगा, दादरा एवं नगर हवेली और आपका क्या नाम है जी, भूल गया मैं। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सुमेलित करना, सूची 2 से। खनिज, तांबा कहाँ मिलता है? खेतरी। ये जो खेतरी दिख रहा है ना, इसको हम लोग किताबों में खेतड़ी पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान में है। सोना कहाँ से मिलेगा? कोलार खान, हट्टी खान। और छत्तीसगढ़ में तो पता ही है कहाँ कहाँ मिलता है। ये कहाँ है? कर्नाटक में है कोलार। लोहा कहाँ मिलेगा? लोहा मिलेगा आपका कहाँ? बैलाडीला में, छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। और कोयला कहाँ मिलेगा? झरिया, बोकारो, गिरिडीह, इन सब क्षेत्रों में आपका क्या मिलता है? कोयला मिलता है। तो मिला लीजिएगा, 1 3 2 4, कहीं पे दिख रहा है 1 3 2 4, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। 41 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या है? पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में अल्पाइन वन पाए जाते हैं? अल्पाइन वन जो होते हैं ना, वो पर्वतीय क्षेत्र और ठंडे क्षेत्रों में मिलता है। तो भारत में ठंडा क्षेत्र जो है वो हिमालय की चोटियां है, यहीं पर क्या होते हैं भाई? अल्पाइन वन पाए जाते हैं। और पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय में भी इसका प्रसार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण और जैव मंडल संरक्षण परियोजना सम्मिलित है? तीनों की तीनों कहाँ है? तो आपको याद आ रहा होगा, मानस टाइगर रिजर्व। कौन सा है भाई? मानस टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है आपका? असम में है। असम। और असम में ही एक और है जिसका नाम है काजीरंगा। क्या नाम है? काजीरंगा, जो कि किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से उनके खनिज अयस्कों के साथ संबंध जोड़ी बनाइए। देखिए रावघाट, रावघाट कहाँ है आपका? रावघाट तो हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए फेमस है ना। खेतरी अभी बताया तांबे के लिए फेमस है। झावर, जावर या झावर राजस्थान में जस्ता और सीसा के लिए फेमस है। बालाघाट मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये आपका। ठीक है, तो इसको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये आपका सही आंसर। 4 1 2 3, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
पहला बोलता है भारत का सबसे कम लिंगानुपात पौंडीचेरी का है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात पौंडीचेरी का है, ये तो गलत है, सही है पूछा है ना। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी, मिल गया हमको आंसर हमारा। भारत में दूसरा सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल नहीं तमिलनाडु है। केरल सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला है, दूसरा तमिलनाडु। अभी हाल ही में जो है सिक्किम का नाम सामने आया था, साक्षरता में शायद सामने आया था सिक्किम का। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या का 450 नहीं है, 382 है। कितना है? 382। और यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात पौंडीचेरी का नहीं है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ दिया हुआ है जनजाति, दूसरी तरफ दिया हुआ है कौन से राज्य में। उराव जनजाति आपको मिलेगी कहाँ? झारखंड में। खोंड मिलेगी कहाँ? उड़ीसा में। चेंचू मिलेगी कहाँ? केरल में। और टोडिया मिलेगी कहाँ? गुजरात में मिलेंगी। तो इसको मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा भारत के मैदान के बारे में दिया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। तो जो भाबर प्रदेश है वो भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव है, शिवालिक के तलहटी या शिवालिक के गिरिपाद में स्थित है आपका। तराई प्रदेश जो होती है ना वो बारीक कड़ों वाली जलोढ़ मृदा से बनी होती है। खादर प्रदेश जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। और बांगर प्रदेश जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्या है? मैदान है। बांगर बंगार वाला बोलते हैं ना, कबाड़ी वाले को बंगार वाला, तो पुराना चीज बेच देते हैं, तो उसी से याद रखना। जो बांगर प्रदेश है वो पुरानी जलोढ़ से बना है और जो खादर प्रदेश है वो नवीन जलोढ़ से बना है। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंहभूम एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है। मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। दोनों कहाँ है? झारखंड में है। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो लौह अयस्क मिलता है वो क्या है? हेमेटाइट ही है। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारण जो करने वाला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। वहीं आप याद रखिएगा कि अभ्रक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है पूछे तो बताना, कोडरमा। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड। कोडरमा फेमस है अब अभ्रक के लिए। कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग, गिरिडीह हो गया, गिरिडीह, और एक जगह याद रखना पलामू, लोहरदगा, ये सब। ये प्रमुख रूप से अभ्रक के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोडरमा। कोडरमा माइंस जो है अभ्रक के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नागार्जुन सागर, अच्छा ठीक, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर निर्मित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये कृष्णा नदी पर निर्मित जो है एक परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना। इस प्रकार 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। किससे संबंधित? भारत के भूगोल से संबंधित। इन 50 क्वेश्चन में मैंने प्रयास किया है डिटेलिंग करने का, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और टॉपिक जो है वो उसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, इसलिए मैंने इतना ही सवाल लेकर आया और कोशिश किया है सारी चीजों को इसमें कवर करने का। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।